हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। बेसिकली ये टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस ये भी बेसिकली कंट्रोल का एक पार्ट है, कंट्रोल एक्शन का एक पार्ट है कि हम किस तरह से अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजंस को इस तरह से लें, इस तरह के फाइनेंशियल स्टेप्स लें कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो फ्यूचर वैल्यू है वो राइज करे, इंक्रीज करे, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ जाए। तो हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो किस तरह से करना है जी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में जो फ्यूचर वैल्यू रिटर्न में आएगी, उस फ्यूचर वैल्यू की करंट वैल्यू क्या होगी, जिसके बिहाफ पे हम एनपीवी निकाल के ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो बिजनेस हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल है या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जिन की पॉइंट्स को एक 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 फाइनेंस मैनेजर या फिर आप यूं कहें एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन जो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंडस्ट्री के बिहाफ में सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, उसे उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है या उसे इस बेसिक प्रिंसिपल की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आज हम उसी के बारे रिगार्डिंग स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए लगाया जाता है। यानी उन्होंने जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाया है उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिहाफ में फ्यूचर में उन्हें इतना रिटर्न मिल सके कि वो रिटर्न उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कुछ प्लस उनको बेनिफिट दे। तो अगर फाइनेंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, तो कह रहा था की क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क बिफोर मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन। किसी भी बिजनेस डिसीजन को लेने से पहले, बनाने से पहले सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होता है वो ये होता है, विल द डिसीजन रेज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या हम ये जो डिसीजन लेने जा रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए, क्या हमारा वो निर्णय, हमारा वो डिसीजन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में के फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। अगर हमें थोड़ा भी लगता है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेप या जो फाइनेंशियल डिसीजन अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहे हैं वो डिसीजन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, तो हम उस डिसीजन को, उस प्रोसेस को वहीं ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो वही कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का पहला फंडा यही है कि आप ये सोचिए कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं, जो आप स्टेप ले रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या आपका वो स्टेप आपको फाइनेंशियल बेनिफिट फ्यूचर में देगा या नहीं देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडा ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर देगा तभी हम उसमें कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम उसमें कुछ सर्टेन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे ताकि हम फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। क्योंकि ये आप बिल्कुल फाइनेंशियल टीम को या फिर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट को या एक फाइनेंस ऑफिसर को आप प्रोडक्शन से अलग नहीं रख सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से अलग नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसी फाइनेंस ऑफिसर के बिहाफ में सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि क्या हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट की बिहाफ पे इस प्रोडक्शन से, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, इस सर्विस से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आता है कि जो बिजनेस के रिगार्डिंग हम डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ये हमें फ्यूचर वैल्यू देगा या नहीं देगा। तो जो बिजनेस हम सेट करने जा रहे हैं जिसके बिहाफ में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि वो हमें फ्यूचर वैल्यू प्लस में देगा या माइनस में देगा, तो सबसे पहले हमें उस बिजनेस को समझना होगा कि बिजनेस होता क्या है। तो अब हमारा जो टॉपिक हुआ है बिजनेस प्रपोजल, कह रहा है बिजनेस प्रपोजल। देखिए ऐसा प्रपोजल हो सकता है जो कि आप अपनी पूंजी से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, या ऐसा बिजनेस प्रपोजल हो सकता है कि आप दूसरे का सेट किया हुआ बिजनेस आपने खुद खरीद लिया हो, या
ऐसा भी हो सकता है कि आपका रनिंग बिजनेस था, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट करके नई टेक्नोलॉजी, नया मेथड, नया बिजनेस, नया प्रोसेस यूज करके आप उसको मॉडिफाइड करके एक नए तरह से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बिजनेस है वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो गोल है वो सभी बिजनेस का एक है, मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना। तो मैक्सिमम रिटर्न को अर्न करने के लिए इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया जा चुका है कि मैक्सिमम रिटर्न को अर्न करने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज करते हैं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड को यूज करते हुए अगर हमारे एनपीवी की वैल्यू 0 आती है, इट मींस हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे फ्यूचर में जो हम जो अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग की करंट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू के इक्विवेलेंट है, इसलिए एनपीवी की वैल्यू यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी 0 से ज्यादा आती है, इट मींस हमने जो आज 100 रुपया इन्वेस्ट किया था वो 100 रुपया एक साल के बाद जो 200 रुपया बना, उस 200 रुपए की आज की करंट वैल्यू 150 रुपए है। इट मींस हम क्या है, प्रॉफिट में है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है मोर देन 0 है। लेकिन अगर वही हमने 100 रुपीज लगाया था आज की डेट में और उस 100 रुपीज की वैल्यू एक साल बाद 150 अगर होगी, तो उस 150 की वैल्यू आज की डेट में अगर 100 ही है, इट मींस हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस में है। आप ये मत देखिए एक साल बाद आपने 150 कमाया, आप ये देखिए उस 1.5 साल की वैल्यू करंट डेट में क्या है, मतलब उस डेट में क्या है जिस डेट में आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, उस डेट में आज के इस 150 की वैल्यू क्या है। अगर उस डेट में इस 150 की वैल्यू 100 से ज्यादा है, इट मींस यू आर अर्निंग पॉजिटिव प्रॉफिट, एंड if this value is 0, it means you are not earning any profit, not earning any loss। और अगर सपोज करिए आपने 100 रुपया लगाया था आज की डेट में और एक साल बाद उस 100 रुपए की कीमत 120 रुपए अगर होती है, तो उस 120 रुपए की हम करंट वैल्यू निकालेंगे। करंट वैल्यू मतलब उस डेट में वैल्यू, जिस डेट में हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया था उस डेट में इस एक साल बाद जो 120 रुपया हमने कमाया, उस 120 की क्या वैल्यू होगी। तो अगर जो 100 रुपए आपने लगाया था उस 100 रुपए से आपने 120 रुपए एक साल बाद कमाया, तो उस 120 रुपए की करंट वैल्यू अगर 90 रुपीज आती है, इट मींस आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, आप लॉस में हैं। तो आप ये मत देखिए कि एक साल बाद आपने 120 रुपया कमाया यानी 100 रुपए से ज्यादा यानी 20 रुपए प्रॉफिट में, ना, जो प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है। क्यों? क्योंकि जब आप उस 120 रुपए की करंट वैल्यू निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट। फ्यूचर में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो अमाउंट माइनस इनिशियल कैश आउटले। तो अगर एक साल बाद आपने 120 रुपए कमाया, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश बेनिफिट में 120 नहीं आएगा, उस 120 की करंट वैल्यू क्या है, 90 रुपीज आएगी। क्या आएगा, 90 माइनस इनिशियल कैश आउटले मींस 100 रुपीज आपने अर्न किया, तो 90 माइनस 100 becomes negative value। It means your net present value is negative। It means you are earning loss from your business। और वही अगर इस नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू भी 100 हो जाए, इनिशियल कैश आउटले की वैल्यू भी 100 हो जाए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मींस यू आर, आप ना तो मुनाफा पा रहे हैं ना तो आप लॉस बियर कर रहे हैं। और यही वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाती है यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है अगर मान लीजिए 150 आ रही है यानी 200 आपने कमाया था एक साल बाद, और उस 200 की करंट वैल्यू 150 रुपए है, तो 150 माइनस 150 माइनस 100, तो जो वैल्यू नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 50 है। तो वो 50 वैल्यू ये बता रही है कि हाँ आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। तो ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस का है वो यही है कि हमें बिजनेस डिसीजन इस तरह का लेना है कि हम अपने बिजनेस के मार्केट वैल्यू को फ्यूचर में बढ़ा सकें। तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे, जब हम बिजनेस लगाने से पहले ही उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ये गणित लगा लें कि हाँ जो हम पूंजी लगा रहे हैं उस पूंजी से फ्यूचर में हम इतना कमा लेंगे कि वो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें बेनिफिट देगी। इट मींस एनपीवी बिकम्स पॉजिटिव
फॉर आवर बिजनेस प्रपोजल। उसी चीज को देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया है, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर है, ये हमारा बिजनेस प्रपोजल है। मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा पूंजी नहीं है, मेरे पास बहुत नॉमिनल पूंजी है, बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, और उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से मैं ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इन्वेस्टर्स चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जिनके पास फंड हो और वो हमारे इस बिजनेस प्रपोजल के लिए इंटरेस्टेड। तो बेसिकली हम उन इन्वेस्टर्स को यूज करके जो हमारी इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कि कम पड़ रही है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हम इन्वेस्टर्स को यूज करेंगे। वो इन्वेस्टर्स मार्केट में कोई भी पर्सन हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई अदर बिजनेसमैन हो सकता है, ठीक है। उनसे हम क्या करेंगे, उनकी हेल्प के थ्रू उनसे इन्वेस्टमेंट लेंगे और जो भी कैपिटल की डिफिशियंसी है उसको पूरा करके उस डिफिशियंसी को फुलफिल करेंगे, मैनेज करेंगे। अब इस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है इस बिजनेस प्रपोजल में। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमने ऑलरेडी एनपीवी निकाल लिया था जो कि पॉजिटिव थी। अगर एनपीवी पॉजिटिव थी तो डेफिनेटली अगर कोई कोई ऐसी नेचुरल प्रॉब्लम अकर नहीं होती है, मार्केट क्रैश नहीं होता, तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट देगा। तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इन स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही कह रहा है, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स से पैसा लेके बिजनेस में लगा रहे हैं। सो द इन्वेस्टर्स प्रोवाइड द इनिशियल कैश रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द बिजनेस प्रपोजल। और जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को हम इन स्टेक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो द प्रपोजल जनरेटेड कैश रिटर्न्स टू इन्वेस्टर। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि हम ऐसे डिसीजंस ले जो हमारे बिजनेस की फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज करें। उस डिसीजन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा बिजनेस प्रपोजल कैसा है और उस बिजनेस प्रपोजल की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। इफ दिस नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, देन हमें इन्वेस्टर जो है आसानी से मिल जाएंगे जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को हम स्टेक होल्डर को रिटर्न करेंगे, और फिर साइकिल चलती रहेगी और हमारा बिजनेस जो स्मूथली रन होता रहेगा। तो ऊपर के जो अभी हमने जो एक बेसिक प्रिंसिपल देखा फाइनेंस का, किस तरह से फाइनेंस टीम और फाइनेंस का जो ऑपरेशन है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंक्शंस है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो भी जैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस ऑफिसर होता है या जो फाइनेंस मैनेजर होता है, तो सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को देखता है। मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो किसी भी उस बिजनेस के उस इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट से अछूता नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन में क्या चल रहा है, कितने रॉ मटेरियल बचे हैं प्रोडक्शन के लिए, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को उस प्रोडक्टेड मटेरियल की कॉस्ट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने अपने पास रखती है। उसी की बिहाफ पे अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं कि रॉ मटेरियल कम तो नहीं है, जो रॉ मटेरियल हम बना रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, जो मार्केट में वैल्यू है उसकी क्या वो वैल्यू प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उसके बिहाफ में वो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए यहाँ देखिए कह रहा है, although it may be difficult to separate the finance function from the production marketing and other function। मतलब फाइनेंस को आप अलग कर दें प्रोडक्शन मार्केटिंग और अदर फंक्शनैलिटी से, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। Yet the functions themselves can be readily identified. The functions of raising funds, investing them in assets, and distributing returns earned from assets to stakeholders are repetitively known as financing, investing, and dividend decisions. Means आपने अपने बिजनेस का सिलेक्शन कर लिया क्योंकि आपको ये पता है कि वो बिजनेस जो है हमें उस बिजनेस की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव है। इट मींस अब आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है।
जो फाइनेंस टीम है वो फाइनेंस टीम आपको असिस्ट करेगी, वो आपके लिए कैपिटल अरेंज करेगी, मार्केट में स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करके उनसे आपके बिजनेस के लिए फंड प्रोवाइड कराएगी। और जब वो फंड मिल जाएगा फिर उस फंड को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कितना फंड किस डिपार्टमेंट को देना है, और उस फंड के बाद जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस फंड से, उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारे के सारे फंक्शनैलिटीज जो है, ये सारे के सारे ऑपरेशन, ये सारे के सारे फंक्शन जो है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीम के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। जो मेन फंक्शंस है वो यहाँ दिखाए गए हैं कि इन्वेस्टमेंट करना, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, इसके लिए वो एनपीवी वगैरह निकालते हैं कि किस बिजनेस की एनपीवी सबसे अच्छी है, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अच्छी होगी, उसी बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे। फिर उस बिजनेस के लिए कैपिटल अरेंज करना, पूंजी फंड कलेक्ट करना कि कहाँ से पैसा ले आए और कहाँ से शेयर होल्डर्स लाए ताकि हमारे बिजनेस को बहुत सारे फंडिंग हो सके। जो भी उस फंडिंग के थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा बिजनेस उनसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है ताकि जो भी उनके शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो उसको वो मैनेज कर सके और उसमें स्मूथ डिसीजन ले सके। तो इसी के रिगार्डिंग ये जो 4 पॉइंट्स हमारे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी, इसी को ब्रीफली यहाँ डिस्कस किया गया है। सबसे पहला हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट वुड यील्ड बेनिफिट इन द फ्यूचर। मतलब हम ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे जो हमें फ्यूचर में क्या दे, बेनिफिट दे, फ्यूचर में बेनिफिट दे। यानी अगर बेनिफिट नहीं देगा तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा अगर वो बेनिफिट नहीं देगा। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बिजनेस हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। सो फॉर आइडेंटिफाइंग फॉर आइडेंटिफाइंग दैट this business generate the more revenue in future, for that we are using NPV, net present value। तो इसके लिए क्या कह रहा है, two important aspects of the investment decisions are the evaluation of the prospective profitability of new investment। ये आप इवेल्युएट करिए कि जो प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हैं उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिट होने के कुछ एस्पेक्ट्स हैं भी या नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है, द मेजरमेंट ऑफ कट ऑफ रेट्स अगेन दैट द प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर्ड। आप किस लेवल पे उसमें कट ऑफ्स वगैरह कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकें, ताकि उन कट ऑफ्स की वजह से आपके रिटर्न्स को इफेक्ट ना पड़ने पाए। तो ये दो मेन पॉइंट्स है जो कि हमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें फाइंड आउट करने होते हैं या फिर उस पर काम करना होता है। Future benefits of investments are difficult to measure and cannot be predicted with certainty because of the uncertain future. Investment decisions involves risk. Investment proposals should therefore be evaluated in terms of both expected returns and risk। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो दो चीजों पे ध्यान रखेंगे कि हमारा रिटर्न क्या है और उस रिटर्न में रिस्क कितना है। किसी ने हमें लालच दे दिया, भाई साहब 100 रुपए लगाइए, आप 10 लाख रुपए लगाइए, मैं आपको 1 महीने बाद 20 लाख रुपए दूना करके दे दूंगा 1 महीने के अंदर। तो हमें तो यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 1 महीने में जस्ट पैसा डबल हो जा रहा है। नहीं, मैं अगर 20 लाख रुपए लगा दूं तो 1 महीने में 40 लाख बन जाएगा। लेकिन रिस्क फैक्टर भी है कि जो बंदा मुझसे बोल रहा है कि आप मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 20 लाख करके दे दूंगा 1 महीने में, क्या गारंटी वो सही बोल रहा है। उसके पास कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट प्रूफ नहीं है, ना तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी से रजिस्टर्ड है। तो हम ऐसी किसी की कहीं भी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं। जी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ ही साथ रिस्क पे भी फोकस करते हैं कि हम जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री में टर्नओवर क्या है, पिछला 10 साल का रिकॉर्ड कैसा रहा है उसका प्रॉफिट का। तो उस रिटर्न को
को देखते हुए भी और रिस्क को देखते हुए भी हम अपने इन्वेस्टमेंट को करते हैं। नेक्स्ट इसमें फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब यहाँ पे ये है, देखिए अभी तो हमने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस हमें प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अगर प्रॉफिट देगा तो हम उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो उसको हमने कंसिडर किया एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमने डिसाइड कर लिया ठीक है भाई हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बस अब ये हमारा बिजनेस जो हम प्रपोजल हमने रखा है, ये बिजनेस हमें फ्यूचर में बहुत पैसा कमा के देगा, हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो पहली सीढ़ी तो हमने चढ़ ली। दूसरी सीढ़ी क्या है भाई, बिजनेस स्टार्ट तो करना है लेकिन पूंजी नहीं है हमारे पास, कैसे स्टार्ट करें। तो अब फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या होगा कि हम किस तरह से, कब, कैसे और किस तरह से हम फंड को मैनेज करें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी, एज वेल एज अपने बिजनेस को फ्यूचर में स्मूथली रन कराने के लिए भी। तो वो सारे के सारे एक्टिविटीज, वो सारे के सारे डिसीजन जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, उन सभी डिसीजंस को हम फाइनेंशियल डिसीजंस के तौर पे देखते हैं, जो बेसिकली अपने डिसीजंस में ये इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हम कब पैसा, कब हम कैपिटल का, कब हम फंड का अरेंजमेंट करें, कहां से करें, कैसे करें और उसको किस तरह से मैनेज करें। So the mix of sorry financing decision is the second important function to be performed by the financial manager. Broadly, he or she must decide when, where, and how to acquire fund to meet the firm's investment need. The central issue before him or her is to determine the proportion of equity and debt. So basically ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है the central issue before him or her is to determine the proportion of equity and debt. इक्विटी एंड डेब्ट का मतलब ये है आपके पास कितना है, ठीक है, और कितना लेना है। इक्विटी एंड डेब्ट, इक्विटी मतलब आपकी खुद की पूंजी कितनी है, आपके पास जमीन कितनी है, बिल्डिंग कितनी है, मशीनें कितनी है, क्या क्या है आपके पास, वो आपकी इक्विटी है। डेब्ट मतलब कितना कर्जा लेना है, कितने आपको आपके लिए कितने हम स्टेक होल्डर इकट्ठा कर दें, कितने कितने शेयर होल्डर इकट्ठा कर दें, कितने फंडर इकट्ठा कर दें जो आपको फाइनेंस करें, जिससे आपका काम चल जाए। तो हमें इस रेशियो को, इस प्रोपोर्शन को ध्यान में रखना होता है कि हमारे पास इक्विटी कितनी है और हमें कितने और फंड की जरूरत है। The mix of debt and equity is known as the firm's capital structure. तो जो इक्विटी मतलब जो हमारे पास है और जो डेब्ट यानी जो हम दूसरों से ले रहे हैं, ये पूरा डेब्ट और इक्विटी मिल करके हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सपोज करिए हमारे पास 10 लाख रुपए है, बैंक से मैंने 20 लाख रुपए लेके एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे बिजनेस की जो कैपिटल स्ट्रक्चर की यानी हमारे बिजनेस की वैल्यू है, जो हमारे बिजनेस का कैपिटल है वो 30 लाख का, 10 लाख नहीं होगा। मैंने 10 लाख लगाया तो है लेकिन 20 लाख मैंने बैंक से भी लिया है, तो ओवरऑल जो कैपिटल है मेरे बिजनेस का 30 लाख, ठीक है। The financial manager must strive to obtain the best financing mix or the optimum capital structure for his or her firm. The firm's capital structure is considered to be optimum when the market value of share is maximized. मतलब हमें हमें डेब्ट को भी इस तरह से लेना है कि फ्यूचर में उसको हम बैलेंस कर सके, ऐसा ना हो कि इतनी उधारी ले लें कि बाद में हमारी कंपनी का दिवाला निकल जाए, कंपनी बिक जाए। तो हमें डेब्ट और इक्विटी के जो प्रोपोर्शन है, उसका जो रेशियो, उसको भी ध्यान में रखना होता है। The use of debt affects the return and risk of shareholder. मैंने भी बताया इतना कर्जा मत लीजिए कि आपकी कंपनी का दिवाला निकल जाए, कंपनी भी बिक जाए। The use of debt affects the return and risk of shareholder. कर्जा ज्यादा होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कम रिटर्न मिलने के भी चांसेस, क्योंकि जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा वो सोचेगा अरे मैं पैसा डूब ना जाए, बहुत ज्यादा कर्जा इस कंपनी पे,
ये सारे फैक्टर्स जो है हमें फाइनेंशियल डिसीजंस में ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन मींस जो भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को किस तरह से आप अपने स्टेक होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स, मतलब आपने 100 रुपया कमाया तो 100 रुपया आप बांट दिए अपने जो भी इन्वेस्टर्स थे, या और रिटेन देम, या कुछ बचा के रखा है, मतलब 30% या 20% अपने फर्दर बिजनेस प्रोसेस के लिए आपने बचा के रखा है, और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ रिटेन द बैलेंस। तो आप किस तरह से उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये डिसीजन जो है हम डिविडेंड डिसीजन के अंदर में लेते हैं, जो कि फाइनेंशियल टीम डिसाइड करती है। लाइक द डेब्ट पॉलिसी, द डिविडेंड पॉलिसी शुड बी determined in terms of its impact on the shareholders value. The optimum dividend policy is one that maximize the market value of the firm share. आप डिविडेंड पॉलिसी अपनी जितनी अच्छी रखेंगे, मतलब जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट का कितना आपने अपने लोन को चुकाने में यूज किया, उस प्रॉफिट का कितना आपने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, उस प्रॉफिट का कितना आपने और फर्दर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो ये जो आपकी पॉलिसी है डिविडेंड की, यानी जो पैसे, जो प्रॉफिट को आप तोड़ रहे हैं कई भागों में, जो आपका विभाजन है प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज लिक्विडिटी डिसीजन। So current assets management that affects a firm liquidity is yet another important financial function. In addition to the management of long-term assets, current assets should be managed effectively for safeguarding the firms against the danger of illiquidity and insolvency. Investment in current assets affects the firm's profitability, liquidity, and risk. A conflict exists between profitability and liquidity while managing current assets. If the firm does not invest sufficient fund in current assets, it may become liquid, but it would lose profitability as idle current assets would not earn anything. Thus, a proper trade-off must be achieved between profitability and liquidity. प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी, इन दोनों चीजों को समझना, इसको बैलेंस करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि ऐसी पूंजी जिससे आपको आसानी से कैश मिल जाए। सपोज करिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, उस जमीन को अगर उस जमीन को कैश में कन्वर्ट करना है, इसको बेचना हो, तो उसको तुरंत आप नहीं बेच सकते। मान लीजिए आपको किसी अपने घर में किसी सदस्य की दवा में 5 लाख रुपए लगाने हैं, उसके लिए आपको अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। तो लैंड एक ऐसा आपका ऐसा एसेट्स है जिसकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, मतलब आप उसको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी खरीदार होगा वो 10 तरह की बातें सोचेगा, जांच पड़ताल करेगा, उसको 2-3 महीने लग सकते हैं सभी चीजों में। तो बहुत इजीली लिक्विडिटी, आप बहुत इजीली उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वही अगर गोल्ड वगैरह की बात करें तो आप जब चाहे तब सोना बेचिए तो पैसा ले लीजिए। आप अगर अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है तो आप आसानी से उसको ले सकते हैं। ठीक है, आपने किसी मार्केट में इन्वेस्ट किया तो आप इजीली अपना शेयर बेच कर उस वक्त मैनेज कर सकते हैं। तो जो लिक्विडिटी डिसीजन है वो प्रॉपर होना चाहिए कि अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द स्पॉट अगर लिक्विडिटी की जरूरत है तो उस लिक्विडिटी को हम कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, इसके रिगार्डिंग हम जो डिसीजन लेते हैं वो लिक्विडिटी डिसीजन के अंडर में आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। थैंक यू।